नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली समेत देश के कई शहरों से कुदरत के कहर से बर्बादी की खबरें आ रही हैं। देश के बड़े इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले के करीब, उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की बड़ी घटना हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैदान से पहाड़ों तक बारिश का कहर बनकर जमीन पर गिर रही है। आसमान से बरसने वाली इसी आफत पर आज 5 की पड़ताल, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। मैदान से पहाड़ तक कुदरत का कहर। सैलाब बनकर बहने लगी हैं बारिश की बूंदें। राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो या फिर एमपी, हर जगह कई स्थानों पर सड़कें दरिया सी बन गई है। मोहल्ले का मोहल्ला, गांव के गांव तैरते नजर आ रहे हैं। रुख करे पहाड़ी इलाकों की ओर तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर तबाही का मंजर नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। टिहरी में पहले भारी बारिश हुई और उसके बाद बादल फट गया। केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया। रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर स्थित 2 पुल बह गए। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर में भी जल प्रलय की तस्वीरें दिख रही हैं। कई मकान और कई लोग जिंदा दफन हो चुके हैं। हालात की गंभीरता ऐसी है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। बादल फटने की घटना कुल्लू और मंडी जिले में हुई है। कुल्लू के रामपुर क्षेत्र के समेज स्थित एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कई लोग बादल फटने के बाद लापता हैं। 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं। इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया। कई लोग लापता हैं। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। नहीं, अभी हमारी पूरी हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था 4:40 के करीब। एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी आफत की बारिश जारी है। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल भी सब कुछ दरिया बन गया है। कई बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। जिस तरह दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी, उसी तरह जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 256 के करीब पहुंच गई है। वायनाड पर टूटे कुदरत के कहर के बाद पहाड़ी की चोटी से पानी के तेज बहाव ने छोटी इरुवा झिंझी नदी के बहने की दिशा बदल दी, जिससे उसके किनारों पर मौजूद हर चीज डूब गई। जहां पहले हरियाली दिखाई देती थी, वहां अब सिर्फ मलबा नजर आता है। हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि 3 दिन के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत भूषण गर्ग, पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। देहरादून से सौरभ भाटिया और जयपुर से अभिषेक आढ़ा। सौरभ, सबसे पहले देहरादून, चूंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रभावित इलाके हैं इस बार भी, और पिछली बार भी वहां पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई, इस बार अब तक के क्या हालात हैं? देखिए, हालात जो है लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सड़कें हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं, बिल्कुल टूट चुकी हैं। लगातार जो है लोगों का जो संपर्क है वो खत्म होता चला जा रहा था, जिसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया था। जिस तरीके से केदारनाथ में बादल फटा, उसके बाद जो है टिहरी में बादल फटा, इससे तमाम जो है लोग प्रभावित हुए। होटलों को खाली करवा दिया गया 4 धाम यात्रा मार्ग पर। इसके साथ ही यात्रा को जो है रोक दिया गया था। रजिस्ट्रेशन आज
हरिद्वार ऋषिकेश में बिल्कुल नहीं किए गए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा पहले इस बात के निर्देश दे दिए गए थे कि यात्रा सुरक्षित हो तभी लोगों को जो वहाँ भेजने के लिए मंजूरी दी जाए। इससे पहले जो कोई मंजूरी ना मिले, लिहाजा गढ़वाल आयुक्त के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था उसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए तमाम लोगों को जो है रोका गया है। भीमचट्टी में जिस तरीके से भीमबली में माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से जो है बादल फटने की घटना सामने आई थी, उसके बाद जो वैकल्पिक रास्ता एसडीआरएफ के द्वारा बनाया गया, वहां से जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है बारिश के अलर्ट के बावजूद वहां पर ना जाए। फिलहाल यात्रा को जो है अगर टाला जा सकता है तो टालने में जो ज़्यादा भलाई होगी, क्योंकि लगातार जो सड़कों जो है वो टूट रही हैं, बह रही हैं। जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का, वहाँ पर जो भूमि का कटाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। 10 लोगों की मौत की सूचना अब तक जो हो चुकी है कि वो पुष्टि हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा टिहरी में, रुद्रप्रयाग में जो है सर्वेक्षण किया गया, हवाई सर्वेक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण किया गया। बाकायदा ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो भी लोग प्रभावित हैं इससे, उन सभी लोगों को उचित जो है व्यवस्था की जाए, उनके रहने की, उनके खाने की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखने के आदेश जो सभी जिला अधिकारियों को भी दिए हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री ने सभी को ये भी कहा है, अपील की अधिकारियों से भी कि लोगों की मदद के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनको हर जो है मुमकिन सुविधा दी जाए जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, उनको जो है किसी प्रकार से परेशानी ना हो। जी ठीक है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। अभिषेक, आप जयपुर में भी दिल्ली जैसा एक दुखद घटना हुई, बेसमेंट में पानी जमने से 3 की मौत। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी और अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट ये है कि जयपुर में कल रात को करीब 11-12 बजे के आसपास बारिश होना शुरू हुई थी, जो आज सुबह तक चली और पिछले 12 साल में अगस्त महीने में हुई ये सबसे ज़्यादा बारिश है। पिछले 12 साल का अगस्त महीने का रिकॉर्ड टूटा है। 156 mm जयपुर शहर में बारिश हुई और सुबह जब लोग निकले अपने घरों से तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था। जयपुर शहर के कई इलाके जिसमें सीकर रोड, अजमेर रोड, जो पुराना शहर है वो कलेक्ट्रेट के सामने, एयरपोर्ट के पास में कई जगह पर पानी भर गया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पटरियाँ पानी में डूब गई थी। इसमें एक दुखद हादसा हुआ जिसमें वीकेआई इलाके में एक परिवार के 3 लोग, जिसमें एक मासूम बच्चा था और 2 लोग थे, उनकी मौत हो गई। वो घर से बाहर निकलने की हड़बड़ी, क्योंकि पूरा बेसमेंट जो था वो पानी से भर गया था। सीकर रोड जो इलाका है जयपुर का, वहाँ पर जल जमाव की बेहद समस्या रहती है और जितनी भी बार बारिश होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। मैं अभी अजमेर रोड पर खड़ा हूँ। इस अजमेर रोड पर अभी सुबह करीब 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक पानी भरा हुआ था जिस जगह मैं खड़ा हूँ। फिलहाल वो पानी उतर गया है, लेकिन अभी भी एक कोना ऐसा है सड़क का जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो लोगों को खासी दिक्कतें हुई हैं। जो 3 लोग वीकेआई में जिन लोगों की डेथ हुई है वो बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे और यहाँ जयपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करते थे। ये सूचना मिलने के बाद में एनडीआरएफ की और डिज़ास्टर रिस्पांस टीम की जो सिविल डिफेंस की टीमें थी वो वहाँ पर पहुँची। करीब 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में वो सब 3 जो शव थे उन्होंने निकाल लिया गया। फिलहाल कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में उन 3 शवों को रखा गया है। इधर एक युवक जो था वो नाले में बह गया, उसकी भी एक जो सूचना मिली। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की डेथ पिछले 24 घंटे में जयपुर में हुई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है वो वहाँ मौके पे पहुँची, उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और सीएम की तरफ से जितने भी मृतक हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। आज सुबह जो ज़्यादा बारिश हुई उसके बाद में जो स्कूलें थी वो ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी, क्योंकि जगह जगह जल जमाव था और स्कूल की बसें जो थी वो भी बच्चों को लेने पॉइंट्स पर नहीं जा पा रही थी। तो इसके चलते जयपुर शहर के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आज पूरा दिन जो है सुबह 9 बजे के बाद में बारिश नहीं हुई है, लेकिन उमस बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी जो है उसमें जयपुर और भरतपुर, अजमेर इसके इलाके और गंगानगर, हनुमानगढ़ में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। जी ठीक है। अब भारत भूषण गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जी, पिछले साल भी हमने देखी खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तबाही, और इस बार भी बारिश का इंतजार हर साल होता है, मानसून का इंतजार हर साल होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें बारिश को हम आफत बुलाने लगते हैं? सुमित झा जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गंभीर विषय को और पर्यावरण से जोड़कर देखा। तथाकथित विकास की आंधी में जो आज लोग इसको एक त्रासदी का रूप दे रहे हैं, मैं तो कहीं ना कहीं इसको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कहूंगा। जी। कारण ये है, आप देख रहे होंगे
कि कभी पहाड़ों पर जो यात्रा हमारी चलती थी, उस यात्रा को करते हुए लोग बहुत सीमित मात्रा में वहां जाते थे। मेरा ऐसा मानना है और सभी पर्यावरणविदों का भी ये मानना है कि आप जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति अपने स्वरूप को न बदलकर उसका एक बदला अवश्य लेती। जैसे हम इस बाढ़ को एक विभीषिका के रूप में देख रहे हैं, और जब बाढ़ नहीं आती है, जब वर्षा नहीं होती है, तब हम फिर भी प्रकृति को कोसते हैं कि प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है, बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि कहीं जहां बाढ़ नहीं आती थी वहां बाढ़ की मात्रा अधिक है, जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां बारिश नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि भगवान अमरनाथ का शिवलिंग यात्रा शुरू होने के 1 सप्ताह में ही बह जाता है पिघलकर। आज केदारनाथ में भी लोग टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। आज जो कांवड़ यात्रा में लोगों की बिल्कुल रेल लगी हुई है, आज हर की पौड़ी पर जल की मात्रा भी बहुत कम है। और जहां जल, सुन रहा था कि जयपुर के अंदर बाढ़, और बाढ़ में भी 4 लोगों की मृत्यु, कितने लोग बह गए। इस सारी चीजों को अभिषेक आड़ा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसको अवगत कराया कि इतना तेज पानी कि जैसा कभी देहरादून की पहाड़ियों पर आता था कि वहां लोग खड़े नहीं हो पाते थे। तो मैं इसमें 2-3 विषय अवश्य पर्यावरण की ओर से कहना चाहूँ। सबसे पहला तो विषय ये है कि हम सब लोगों को बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें भी जो हमें देखना पड़ेगा कि आज पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और पेड़ों की संख्या कम होने के कारण से जो पेड़ भूमि के जल को अवशोषित करते थे, रोकते थे, उसको बहाव कर को उसको कम करते थे, उस बहाव की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही। उसका कारण है पेड़ों का ना होना और लगातार कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाना। यदि हम अपने शहर में आज कंक्रीट का जंगल बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार की विभीषिकाओं के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहां पेड़ ज्यादा हैं, और पेड़ों से भी ज्यादा, मैंने अभी हिमाचल में कुछ जगहों का दौरा किया, वहां सुभाष पालेकर विधि से जो लोग प्राकृतिक कृषि कर रहे थे उनकी फसलों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं था, क्योंकि वहां जो किसान का मित्र था केंचुआ, उसने आकर इतने होल उस जमीन में कर दिए कि जो बाढ़ का पानी आता था वो बाढ़ का पानी उन छेदों के माध्यम से समा जाता, और वो वाटर भी रिसोर्स का कारण वहां बनता था। तो इन सारी चीजों को यदि हम देखें तो ये विभीषिका हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी का रूप है, और इस चेतावनी को यदि हम अभी नहीं देख पाए, हम इसको नहीं सुन पाए, नहीं हम इसको महसूस कर पाए, तो अभी हमारे 3 बच्चे IAS की तैयारी करने वाले ऐसी ही एक विभीषिका की भेंट चढ़े जो कंक्रीट का जंगल हमने खड़ा किया। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर एक प्रलय जैसा वातावरण है। वायनाड में आप देख ही रहे हैं 167 लोगों का आंकड़ा आपके समाचार चैनल ने दिया है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जहां पानी होना चाहिए वहां पानी नहीं, जहां पानी है नहीं तो भारत जी इसके जवाब में ये कहा जाता है कि क्या हम विकास न करें तो फिर क्या हम आगे ना बढ़ें? देखिए झा साहब, बिल्कुल आपकी बात से ये विकास होना चाहिए, लेकिन हमको ये भी तो देखना चाहिए कि विकास किसकी कीमत पर हम कर रहे हैं। विकास प्रकृति की कीमत पर कर रहे हैं। क्या हम अपने परिवार में किसी एक बालक की बलि चढ़ाने के बाद तथाकथित पैसा पाने का साधन ढूंढ सकते हैं? हम उसको तो विकास नहीं मानते। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे और प्रकृति का अत्याचार हम प्रकृति पर करेंगे तो हम कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं? आखिर इस संसार में ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन का निर्माण कर सकती है पेड़ों के बिना? ऐसी कौन सी फैक्ट्री हम ला सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले? ऐसी कौन सी हम तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो बादल फटने जैसी घटनाएं या फिर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और तमाम चीजें, ये सब कुछ कम हो सकता है अगर हम फिर से वापस प्रकृति की तरफ लौटने लगे? बिल्कुल सर। आपको सर मैं उदाहरण देना चाहूंगा लद्दाख का। लद्दाख में अब से 30 साल पूर्व कंक्रीट के जंगल लोगों ने बनाने शुरू किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो दिन में तपते थे और रात को एकदम ठंडे हो जाते थे, तो वहां लोगों ने दोबारा से अपने मकानों को तोड़कर जो परंपरागत तरीके से वो लोग मकानों को बनाते थे उनको बनाना प्रारंभ किया। वो दिन भर तापमान को सहते हैं, अपने को गर्म रखते हैं, और फिर रात में जब किसी समय थोड़ा बहुत ठंडे होते होंगे फिर सुबह को वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। हमको कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुकूल चलना ही पड़ेगा। ठीक है सौरभ, मुझे बताइए उत्तराखंड, क्योंकि जो भारत भूषण जी ने जो बात कही है
उत्तराखंड में हर साल इस तरह की तबाही की तस्वीरें आती हैं, हर साल बात होती है कि हम इस दिशा में कदम उठाएंगे, लेकिन ये 3-4 महीने तो खूब बात होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम चीज़ें, लेकिन इसका ठोस समाधान के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए, योजनाएं तमाम बनती हैं, लेकिन धरातल पर उतरना बड़ा भारी पड़ जाता है। तमाम ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट राज्य में किए गए हैं, जिसका खामियाजा जो है लगातार लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे रेलवे की सुरंग के मामले हों, आपने देखा होगा कि विकास के नाम पर जरूर जो है रेलवे की सुरंग बनाया। जोशीमठ का प्रकरण हमने देखा, लगातार जो है हमने सिलक्यारा जैसी घटनाएं देखी हैं कि किस प्रकार से जो है पहाड़ जो है धंस रहे हैं, लगातार जो है भूस्खलन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक के बाद एक जो है जानें चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अलर्ट जारी हो जाते हैं, दिशा निर्देश जारी होते हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर जो है मजिस्ट्रेटी जांच के जो निर्देश हो जाते हैं। लेकिन अगर ठोस समाधान की बात की जाए तो ठोस समाधान अभी तक नहीं निकाला गया। तमाम जो है वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, बाकायदा जो उनकी रिपोर्ट आई, अगर उन रिपोर्ट्स पर अमल कर लिया जाए तो हालात इस प्रकार के नहीं होंगे। वाडिया के द्वारा जो बीच में भी एक सर्वे किया गया था, तमाम जो है जगहों पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें देखा गया था कि पहाड़ जो है कच्चे हैं, ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य होना जो है बेहद गंभीर हो सकता है। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और नतीजा जो है वो दिखाई भी देने लगा है। जिस प्रकार से सड़कें जो है बहती चली जा रही हैं, भूमि जो है कटाव हो रहा है, यहाँ पर जल स्तर पानी का लगातार तमाम नदियों में बढ़ा है। 10 लोगों की मौत जो है अभी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको जो है मैदानी इलाकों की बात कही जाए तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज़्यादा चौपट हो रखा है। उस ड्रेनेज सिस्टम को अगर बेहतर किया जाता तो शायद हालात इस प्रकार के नहीं होते। रुड़की में जो है एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे नहीं था। तमाम जो है जगह पर जल भरा हुआ है, जल भराव के चलते इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों को जो है अपील कर रहे हैं, अधिकारियों को नसीहत जारी हो रही है, लेकिन अधिकारी उस नसीहत को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस चीज़ को देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अधिकारी सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको जो है धरातल पर लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार बजट की कमी होती है, और जब बजट होता है तो जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं को धरातल पर लाने में अधिकारी ही आनाकानी कर जाते हैं। तमाम जो है एनजीटी का जो है हवाला दे दिया जाता है, तमाम अन्य चीज़ों का हवाला दे दिया जाता है। अगर इस प्रकार के जो है कहीं पर रोक ना लगे तो जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं को पंख भी लगेंगे, योजनाएं बेहतर तरीके से बन सकेंगी, ठोस बन सकेंगी और उसका लाभ लोगों को भी होगा। लेकिन जब जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ काफ़ी कच्चे हैं, और इसको लेकर जो है पहले एक विस्तृत रिपोर्ट जो पूर्व में भी आई थी, उस पर जो है अगर सही से परीक्षण करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों को राहत भी मिल सकेगी और इस प्रकार की जो दैवीय आपदा है उससे बचा जा सकेगा। जी सौरभ, अब कई तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और हम देखते भी रहे हैं। उत्तराखंड में खासतौर पर कई जगहों पर स्थिति ऐसी रहती है कि घर जो हैं नदी किनारे बने हुए हैं या पहाड़ों के इर्द गिर्द बने हुए हैं, और वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, बह जाते हैं नदी के साथ जब मानसून आता है। फिर बना लिए जाते हैं क्या वो घर, फिर वहाँ पर इमारतें बना ली जाती हैं क्या? देखिए, तमाम प्राधिकरण बनाए गए थे, जिसके द्वारा जो ये निर्देश हुआ था कि कोई भी अगर घर बनता है तो वो मानकों को अनुरूप बनेगा। लेकिन टिहरी में जब हमने जो घटना देखी थी उसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा मानक तैयार नहीं किया गया था जिससे ये कहा जा सके कि वह घर सुरक्षित है। सड़कों पर घर बन जाते हैं, अतिक्रमण हो जाता है, उसके बावजूद जो प्रशासन की टीम उसको देख नहीं पाती है, जिसका खामियाजा बाद में लोगों को भुगतना पड़ता है। शुरुआत के 2, 4, 5 साल जरूर जो है बारिश झेल पाते हैं, लेकिन जब जो है तेज बारिश, जैसे इस बार जो है टिहरी में बारिश का जो है मंजर देखने को मिला, कहर देखने को मिला, उससे कई लोग जो है बेघर भी हुए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। सरकार के द्वारा ये निर्देश जरूर दे दिए जाते हैं कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, बेहतर तरीके से रखा जाए, लेकिन जब जो इस प्रकार के घर लोगों के द्वारा खुद ही बनाए जाते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भी भुगतना पड़ता है, और किरकिरी सरकार की होती है। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खुद से जो है जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है भारत जी, फिर उपाय क्या है? फिर तो वही बात है कि अभी बारिश का कहर हम देख रहे हैं, तो हम आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में, सरकार कह रही है कि हम इस बारे में ठोस उपाय करेंगे, हर साल यही होता है, फिर लोग भूल जाते हैं कि हम यह भूल जा रहे हैं कि भारतवर्ष किसके कारण से भारत माता कहलाती। भारत माता यदि भारतवर्ष है तो केवल हिमालय के कारण से है। यदि हिमालय अस्तित्व में ना होता तो भारतवर्ष में भी साइबेरियन हवाओं के कारण से यह भी एक बहुत ठंडा प्रदेश हो जाता, यहाँ की सारा वातावरण बदल जाता। लेकिन आज की तथाकथित कोई भी सरकार हो,
मैं सभी सरकारों को यह आईना अवश्य दिखाना चाहूंगा कि वो लोग पर्यावरण के प्रति और हिमालय के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। तो केरल से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक तबाही चारों तरफ मची हुई है, लेकिन सवाल है कि हम कब सबक लेंगे ऐसी तबाही से, और उसी सवाल का जवाब तलाशने की आज कोशिश हम कर रहे हैं। और भारत भूषण गर्ग जो बता रहे हैं कि अगर अभी भी हम नहीं जगे नींद से, अभी भी अगर नहीं चेते, तो तबाही का ये सिलसिला और भी बढ़ता रहेगा। मृगांक प्रभाकर हमारे से जुड़े हुए हैं, संवाददाता दिल्ली से। मृगांक, हिमाचल, उत्तराखंड या केरल, जाहिर है नज़र दिल्ली की रहती है और दिल्ली की तरफ सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते भी हैं कि दिल्ली क्या मदद करेगा। दिल्ली से क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की त्रासदी को लेकर जो है गृह मंत्रालय सुबह से ही जो है सक्रिय है। इनफैक्ट कल रात से जब से सूचना आई है हिमाचल और उत्तरांचल को लेकर, तभी से गृह मंत्रालय अलर्ट पे है। और वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 2 बार गृह मंत्रालय से बात भी हो चुकी है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी खुद 2 बार बातचीत की है और वहाँ 3 जगह बताया जा रहा है कि 3 जगह बादल फटा है। उसमें कुल्लू का एरिया है, रामपुर जो है जो शिमला में पड़ता है वो उसका इलाका है। इसके अलावा मंडी में 3 जगह बादल फटे हैं और बताया जा रहा है जो हालांकि वो संख्या जो बताई जा रही थी सुबह तक वो 40 के आसपास थी कि 40 के से ज़्यादा लोग मिसिंग है, लेकिन वो शाम बढ़ते बढ़ते लगभग वो 50 से 55 की ज़्यादा संख्या हो गई है कि इतने ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और 2 लोगों की जो है जो शव जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा एहतियातन रूप में और जो कह सकते हैं तुरंत जो कार्रवाई की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स और आर्मी कॉलम्स भी वहाँ लगे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एयरफोर्स जो है एयरलिफ्टिंग करेगी। इसके अलावा जो जहाँ पर आर्मी की ज़रूरत है ये भी सुनने आया है कि कुछ इलाका जो है कट गया है। यहाँ तक जानकारी है कि मनाली का इलाका जो है इस वक्त पूरे हिमाचल से कटा हुआ है, तो वहाँ कहा जा रहा है कि आर्मी जो है ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है, जो अभी अस्थायी ब्रिज होगा उसको बनाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों का आवागमन जो है सुचारू रूप से किया जा सके या मदद उन लोगों को पहुंचाई जा सके। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी त्रासदी जो है देखने को हिमाचल में मिली है। इसके अलावा उत्तरांचल से भी इस तरह की खबरें आई थी कल रात को कि हिमाचल में जो है गौरीकुंड के पास जो रास्ता है उसके पास भी बादल फटने की खबर आई थी, लेकिन वहाँ हताहत होने की कोई ज़्यादा या बड़ा नुकसान होने की ज़्यादा खबर नहीं आई है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर जो गृह मंत्रालय है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और जहाँ जहाँ मदद जिस रूप में भी पहुँचाई जा सकती है गृह मंत्रालय उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली तो आपने देखा कि कल 3 घंटे की सिर्फ बारिश हुई थी, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। हालांकि देर रात्रि तक बूंदाबांदी होती रही। उस बारिश के अंदर पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई और जो अमूमन जो पॉइंट्स कहे जा सकते हैं, चाहे वो मिंटो ब्रिज का इलाका हो, चाहे जो औरंगजेब रोड का इलाका हो, चाहे जो है दिल्ली के लुटियंस जोन का इलाका हो, सब जगह पानी था। चलिए बात दिल्ली की भी करेंगे। दिल्ली में तो हादसे भी हुए, कल भी गाजीपुर में 2 की मौत हुई, एक माँ और उसके बच्चे की मौत हुई। बेहद दर्दनाक खबर आई। सवाल दिल्ली को लेकर भी है कि दिल्ली जब जब बारिश होती है तो डूब क्यों जाती है, ऐसी क्यों स्थिति बन जाती है कि नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है। और दिल्ली में क्या प्लानिंग, टाउन प्लानिंग में गड़बड़ी है, ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सवाल इन सब के से अलग, प्रकृति से छेड़छाड़ अगर हमने बंद नहीं किया तो तबाही की ऐसी तस्वीरें हमें हर साल देखने को मिलेगी और इन तस्वीरों में और इजाफा होता रहेगा। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां बीती रात को भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। कुल्लू और मनाली में बादल फटने से काफी नुकसान हो रहा है। बाढ़ में कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। दर्जनों गाड़ियां भी बह गई हैं और बाढ़ इतनी भयंकर थी कि अपने साथ कई मकानों को भी बहा ले गई। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। टिहरी और केदारनाथ में बादल फटा है। घनसाली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 200 तीर्थ यात्रियों को भीमबली में ही रोका गया है। तो 4 तस्वीरें कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, मनाली में और उत्तराखंड में भी तबाही मची है। उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी में केदारनाथ यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है। तो अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें कमोबेश हर साल देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये सिलसिला कैसे थमेगा। जो भारत भूषण गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद, बता रहे हैं कि ये तबाही की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। तो सवाल यहाँ पर है भारत जी कि अब आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अगर अभी हम नहीं चेते
तो ये तस्वीरें और भी आएंगी, हर साल आएंगी। सुमित जी, निश्चित रूप से सारा परिणाम कहीं ना कहीं प्रकृति की छेड़छाड़ का नतीजा तो है ही है, लेकिन इसके साथ इसमें भी हम मनाही नहीं कर सकते कि जो सरकारों के द्वारा आंख मूंद कर बैठने का जो क्रम है, कि जिस प्रकार से बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और यह समझता है कि बिल्ली से उसकी जान बच जाएगी, ठीक इसी प्रकार जो गदरे होते थे, तालाब होते थे, झील होती थी, पोखर होते थे, चाहे वो पहाड़ की बात हो, चाहे वो मैदान की बात हो, आज सब पर जबरदस्त रूप से एनक्रोचमेंट करने का कार्य हुआ है। मैंने देखा है पहाड़ पर बहुत सारे मोहन सिंह बिष्ट जैसे कार्यकर्ता जो नैनीताल के पूरे जंगलों को एक खतरा बनाने की तैयारी करे हुए हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, छोटी छोटी वहां खाई खोदते हैं। तो जब पानी बहुत वेग के साथ पड़ता भी है और वो गिरता है, तो सबसे पहले उस रिक्त स्थान को फिल करता है। फिल करने के बाद फिर वो स्थान पे आगे जाता है। ठीक इसी प्रकार से तबाही आपको पहाड़ों में इसलिए ज्यादा दिखती है कि वहां पर जनहानि एकदम से हो जाती है, लेकिन ये हानि मैदान में भी होती है। आज छोटे छोटे गांवों में यदि 2 तालाब थे, 3 तालाब थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की भी तालाब पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अमृत सरोवर की योजना भी आई, लेकिन कहाँ है वो सारी चीजें? आज सारे तालाबों को एनक्रोचमेंट का शिकार कर दिया गया। आज जरा सी बारिश होती है, गांव के अंदर भी रास्तों पे पानी भर जाते हैं। आखिर पानी अंतोगत्वा जाए कहाँ? हम एक तो 2 चीजों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जो पानी पड़ता है उस पानी को अंतोगत्वा जाना कहाँ पे है, और जहां उसको स्टोरेज होना है, क्या वो स्थान हमारा सुरक्षित है? और यदि वो हमारा स्थान वहां पर सुरक्षित नहीं है तो हम उस स्थान को सुरक्षित करें। दूसरे नंबर पर बादलों को सहने वाली, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि माँ गंगा को जिस समय धरती पे भगीरथ जी ने अवतरित करना था, तो गंगा ने कहा कि मेरे वेग को संभालेगा कौन? तो उनके प्रतिरूप के रूप में भगवान शिव की जटाओं में उसको उलझाना था। जटाएं क्या थी? भगवान श्रृंखलाएं, उन पर उगने वाले चीड़ के, देवदार के आदि के वृक्ष, वहां उगने वाली घास, बुरास, भूरांज, इस प्रकार की चीजों में वो पानी रुकता था। रुकने के बाद उसके अंदर जो नीचे रुकने के लिए बीच में पत्तियां काम करती थी। आज उस सारी चीज का जो दुष्परिणाम है, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे धर्माचार्यों को भी आगे आकर कम से कम ये तय करना चाहिए कि पहाड़ पे जाने की, क्योंकि पहाड़ केवल वो पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ हमारा देवता है। हिमालय को हमने देव स्थान माना है, हिमालय देवता हमने उसका नाम दिया है। सारी प्रमुख नदियों का स्रोत हिमालय है, और वहां भी यदि व्यक्ति जाने लगेगा केवल मनोरंजन के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, तो निश्चित रूप से वो वहां तबाही को जन्म देता। तो मेरा बहुत हृदय की गहराइयों से आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से निवेदन है कि इस सारी चीज को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखते हुए, पर्यावरण के हित को देखते हुए, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर आज लोक भारती नामक एक संस्था ने हरि संक्री का अभियान छेड़ा हुआ है, और हरि संक्री जहां पर लगती है वहां जल कलश की स्थापना होती है, 12 महीने का भंडारा चलता है, 12 महीने ऑक्सीजन फैक्ट्री चलती है, 12 महीने की एक धर्मशाला का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार सरकार को ऐसी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करते हुए, उनको कहीं ना लेकिन कहीं एक सवाल भारत जी देते हुए इस कार्य में आगे बढ़ाना। एक सवाल ये भी है, बार बार ये भी मुद्दा उठता है कि कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है और जहां ज़रूरत है वहां सूखा पड़ जाता है। तो नदी जोड़ो योजना के बारे में बहुत दशकों से चर्चा होती रही है, हालांकि कई पर्यावरणविद ने इसका विरोध भी किया। क्या नदी को जोड़ने से ऐसी परिस्थितियों को कम किया जा सकता है, बाढ़ जैसी विभीषिका को कम किया जा सकता है और सूखे जैसे त्रासदी को भी कम किया जा सकता है? सुमित जी, हम नदियों को जोड़ने की तो बात बहुत सरलता से कर देते हैं कि जैसे वो कोई हलवा हो कि हमने उसको खा लिया, लेकिन जो नदियों के कैचमेंट एरिया को हमने कब्जा किया, उस कब्जा किए हुए स्थान को यदि हम कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहे और नई भूमि की तलाश करने में, नदियों को जोड़ने में जो भूमि का हम अधिग्रहण करेंगे, वो एक और हम उसको भ्रष्टाचार को जन्म दे दें। कम से कम जिस प्रकार से कुकरेल नदी को साफ करने के बाद और वहां पे उसकी सफाई का अभियान चला है, आज गंगा का कैचमेंट एरिया आप देखिए कि गंगा के बिल्कुल किनारे पे भवन बना दिए गए। आप पूरे पहाड़ों का रुख देख लीजिए, आप यमुना का रुख देख लीजिए, आप नीम नदी का हाल देखिए, आप बूढ़ी गंगा का हाल देखिए।
बूढ़ी गंगा नदी जो मुजफ्फरनगर के शुक्रताल से निकली और महत्वपूर्ण स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूट घाट में उसका मिलन हुआ, उसके बीच की सारी जो अप्रोच थी, उस अप्रोच को ही तोड़ दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि नदियों को जोड़ने से पहले यदि आवश्यकता पड़े उसके बारे में विचार करेंगे हम सब लोग बैठकर, लेकिन जो नदियों का कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया को तो हमें फ्री एक बार कराना चाहिए, क्योंकि नदियां यदि कैचमेंट एरिया उनका फिलअप हो जाएगा तो वो पानी जाएगा तो कहां? क्या एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि बांध बनने से भी क्या हम ऐसी स्थिति जो देख रहे हैं बाढ़ जैसी, टिहरी में जो तबाही की तस्वीरें आती है, तो क्या बांध बनने से भी ये आपदा में बढ़ोतरी हुई है, बाढ़ जैसी विभीषिका बढ़ी है? देखिए सर, बांधों को बनाया तो प्रारंभ में इसलिए गया था कि जो कृषि भूमि असिंचित है उसको सिंचित करने के लिए हम बांध बनाकर वहां से छोटी छोटी नहरें और निकाल कर काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह योजना जो उस समय सरकार लाई थी, उस योजना को लाने के पीछे जो उद्देश्य था, आज कहीं ना कहीं वह उद्देश्य हमारा भटक गया। आज बांधों को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो बिजली बनाना रह गया है। आज हमारी बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और बिजली को तथाकथित रूप से टिहरी डैम को भी बनाते समय जितनी मेगावाट बिजली की कंजप्शन हमें बताई गई थी, जितना प्रोडक्शन हमें बताया गया था, आज वह कहाँ है? आखिर कितनी बड़ी क्षति को हम जन्म दे रहे हैं? वो क्षति निश्चित रूप से बांध भी उसका एक बहुत बड़ा कारक है। आज हमने देखा कि चाहे कोई से भी स्वामी सानंद जी रहे हो, चाहे अन्य अन्य ऋषियों ने अपना इसमें बलिदान दिया हो, उस सारे बलिदान को देने के बाद भी ये बांध नहीं रुक रहे। लगातार बांधों की तरफ जो सरकारों के ध्यान है, मेरी ये समझ में नहीं आता कि सरकार बांधों की तरफ ध्यान इतना क्यों दे रही है। वह वहां के लोगों के पुनर्वास को भी बनाती है, फिर बांध भी बनाती है। आखिर यह सब क्या पैसे का एक खेल होकर रह गया है? प्रकृति की चिंता कर क्यों नहीं रहे? प्रकृति की चिंता करने का काम वैज्ञानिक जो जैविक कृषि को लेकर आया, 40 वर्षों में भी जैविक कृषि व्यवहारिक नहीं बन पाई, लेकिन सुभाष पालेकर पिछले 15 वर्षों में प्राकृतिक कृषि लाया और आज वो 50 लाख किसानों के बीच हमारा धरोहर बन गई। तो मेरा ये कहना है आपके चैनल के इस माध्यम से कि हमें कहीं ना कहीं धरातल पर उतरकर प्रकृति सम्मत होते हुए, प्रकृति के अनुकूल होते हुए विचार करना पड़ेगा, वरना इस भयंकर त्रासदी को हम रोक नहीं सकते। ठीक है मृगांक, दिल्ली की बात आप कर रहे थे। दिल्ली में कल भी बारिश हुई और दिल्ली पूरा पानी पानी हो गई, नाले का पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा था। हर बार डीडीए, एमसीडी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी आपस में उलझती नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि क्या स्थिति, ये टाउन प्लानिंग क्या इतनी पुरानी है कि अब दिल्ली में बारिश होगी तो यही तस्वीर देखने को मिलेगी? चाहे आप लाख चीख लीजिए, लाख सवाल उठा लीजिए, जब तक टाउन प्लानिंग पर काम नहीं होगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है दिल्ली की। आज सुबह देखिए दो बातें हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, कल की जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है वो ऐसी कई बार हो चुकी है, लेकिन कुछ कल ज़्यादा ही हुआ और कल थोड़ी चीज़ें जो है मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल थी। पूरे एनसीआर के अंदर बहुत तेज़ बारिश हुई है और कुछ ही घंटे के अंदर लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड हुई है। 13 लोगों की जान गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखेंगे, परसों एक सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर लगा हुआ था राजेंद्र नगर का, उसमें एक बहुत बड़ी बात की गई और वो बात मुझे लगता है बहुत अहम है। शायद वही सारी खबर का और सारी चीज़ों का लबोलुआब है। इस दिल्ली के अंदर अगर पॉपुलेशन प्रेशर ऑन दी लैंड देखें या डेंसिटी देखें इस एरिया के अंदर, तो 27,000 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। मतलब आप ये समझिए दिल्ली की, और करीब 3 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी दिल्ली के अंदर जो है दिन के अंदर होती, तो पॉपुलेशन प्रेशर देख सकते हैं। जो प्लानिंग की गई थी वो हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप लोगों ने जो प्लानिंग किया था वो प्लानिंग जो है केवल ये मान के किया था कि 15-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोगों के लिए हो गया। यहाँ 3 गुना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के ऊपर सारी कमेटीज़ को बैठकर जितनी भी सिविक बॉडीज़ है, चाहे वो एमसीडी की बॉडी है, एनडीएमसी है, दिल्ली सरकार है, इनफैक्ट केंद्र सरकार भी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे जो है जो पावर है दिल्ली के ऊपर रूल करने के लिए। तो मुझे लगता है एक बैठ के एक नए सिरे से प्लानिंग करनी चाहिए। इसकी एक बानगी देखने को मिलती है, इस बात की देखते हैं कि एक दिन की बात है कि नितिन गडकरी जो है एयरपोर्ट से आ रहे थे और धौला कुआं पे फंस गए, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर एक जो है एक फ्लाईओवर होना चाहिए और जो डायरेक्ट कनेक्ट करता हो। तो उस टाउन प्लानिंग के हिसाब से वहाँ एक फ्लाईओवर तैयार किया गया। फिर दिल्ली से जो है द्वारका से लेकर मुंबई तक के लिए एक एक्सप्रेस है। मुझे लगता है कि
वी हैव टू थिंक अगेन, रीथिंक अगेन, और सारी सिविक बॉडीज को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। इस तरह के हादसे जो है लगातार होते रहेंगे, इस तरह दिल्ली पानी पानी होती रहेगी, और ये हर साल का है। चाहे मानसून से पहले डिसिल्टिंग करा लें आप, सारे जो जितने भी सीवर्स हैं उनकी डिसिल्टिंग करा लें या उन्हें साफ सफाई करवा लें। चाणक्यपुरी का एरिया ले लिए, मिंटो ब्रिज का ले लिए, ये बरसों से हम कहानियां सुनते आ रहे हैं कि इनके नीचे पंप भी लगे हुए हैं जो पानी फेंकते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। जिन जिन एरियाज के अंदर जहां दिक्कत हो रही है वहां जो है उसका एक प्लानिंग करना होगा, किस तरह से यहाँ पे परमानेंट तरीका निकाला जा सकता है। मसलन के तौर पर साउथ दिल्ली से लेके जो है नोएडा तक के लिए बारापूला ब्रिज बनाया गया, वो ब्रिज बनाया गया केवल एक नाले के ऊपर बनाया गया, सिर्फ कॉमनवेल्थ के ऊपर। तो उन नाले को जहां एंक्रोचमेंट हुआ उन सारे इलाकों को जो है खाली करना, जैसे अभी बात हो रही थी कि कैचमेंट एरियाज को खाली करना, बहुत सारी चीजें हैं। अनइवन जो है कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर जगह जगह हो रहा है, एनक्रोचमेंट्स जगह जगह हो रहा है, उनको खाली कराना, नई तरीके से प्लानिंग करना, तभी मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं लुटियंस जोन में खड़ा हूं, कल आप विश्वास मानेंगेगा कि मुझे 7:30 बजे अपने या 8 बजे घर निकलना था, तो बारिश की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि घुटने तक पानी भरा हुआ था। यहां से लेकर पार्लियामेंट तक, मेरे पीछे पार्लियामेंट है, उसके अंदर भी पानी चला गया था। जब लुटियंस दिल्ली हाहाकार कर रही है तो समस्त दिल्ली की आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन रही होगी, चाहे वो चाणक्यपुरी का इलाका है, चाहे मिंटो ब्रिज का है, चाहे जो है आउटर दिल्ली का इलाका है जहां पर तमाम हादसे भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सारी सिविक बॉडीज को बैठ के दोबारा प्लानिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए। एक बार दिल्ली के अंदर इस तरह का मामला शुरुआत भी हुआ था, जब दिल्ली के अंदर सीलिंग शुरू हुई थी, तब उसको मास्टर प्लान दिल्ली का दोबारा लाया गया था। मुझे लगता है कि एक बार दोबारा पुनः, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ऑन दी लैंड लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, दोबारा एक नया मास्टर प्लान लाने की जरूरत है। उसके अंदर किस तरह से चीजों को प्लानिंग की जा सकती है, किस तरह से, और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर दिल्ली हो जाएगी 2030 तक। अभी टोक्यो है, लेकिन दिल्ली सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर दिल्ली बन जाएगी। और समझिए कि उस वक्त क्या स्थिति होगी। और 1976 का यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, प्लान 1976 का बना हुआ है, जो करीब 50 लाख की आबादी को लेकर बनाया गया था, या 50 मिलीमीटर बारिश सहने की क्षमता को देखकर बनाया गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, 105 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, और उससे भी आप मानकर चलिए कि 2 घंटे की अगर बारिश हो जाती है तो नाले का पानी सड़कों पर बहता है, और नाला कहाँ है आपको दिखेगा नहीं, चलते चलते हो सकता है आप नाले में समा जाएं, और ऐसे हादसे होते रहे हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक की बात हो रही है, टाउन प्लानिंग में कमी और कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़। देहरादून में आप चूँकि सौरभ आप लंबे समय से देख रहे हैं, यहाँ अगर टाउन प्लानिंग की हमने बात की, ठीक है, प्रकृति से छेड़छाड़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बेतरतीब तरीके से जो निर्माण हो रहा है, क्या बिना प्लानिंग के निर्माण की वजह से भी ये जो त्रासदी है, आपदा है, वो बार बार आ रही है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मास्टर प्लान की जहाँ तक की बात की जा रही थी कि एक बेहतर मास्टर प्लान बनाकर ही आगे का काम किया जाएगा, आज उस पर भी सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सरकार के द्वारा ये निर्णय लगभग लिया जा चुका है कि अभी फिलहाल मास्टर प्लान पर रोक लगाते हुए बरसात के बाद जो है इसकी प्लानिंग की जाएगी। ये प्लानिंग पहले से होती है, अगर सरकार चाहती तो बेहतर तरीके से मास्टर प्लान लागू होता, उसका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाता। क्योंकि त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान हमने देखा था कि प्राधिकरण बनाए गए थे, विकास प्राधिकरण यहाँ पे होते तो शायद हालात इस तरीके के नहीं होते, क्योंकि जो भी मकान बनते, जो भी जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, जो भी निर्माण कार्य होता है तमाम जो है एक प्लानिंग के तौर पर होता है। जब प्लानिंग ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बेतरतीब तरीके से ये निर्माण कार्य हो रहे हैं। देहरादून का जो है बात की जाए, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के हालात बद से बदतर है। कल रात की अगर बात की जाए तो सड़कें जलमग्न थी, लगातार जो है ऐसा लग रहा था जैसे किसी नदी में जो है लोग चल रहे हो, गाड़ियां बह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की प्लानिंग जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दी। बाकायदा जो प्रशासन की टीम लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कह रही थी, बारिश रुकने के बाद जो है अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए अपील की जा रही थी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। अगर हालात बेहतर होते तो शायद इस तरीके के चीज़ें नहीं सामने आती। टिहरी की बात की जाए, टिहरी में भी कमोबेश यही हालात हुए, बादल फटा, वहाँ पर जो है अव्यवस्थाएं फैली, वहाँ पर विधायक जो है घेराव किया गया, लोग खासे नाराज दिखाई दिए। बाकायदा लोगों की ये मांग थी कि जब जो है विस्थापन की मांग पहले से की जा रही थी तो विस्थापन क्यों नहीं किया गया।
विस्थापन ना होने के चलते लोग खासे नाराज थे और लोगों के द्वारा जो है जो गुस्सा फूटा उसका शिकार जो है वहाँ के विधायक हुए। बाकायदा जो है आज मुख्यमंत्री ने लोगों को समझाया, लोगों को जो है इस बात की अपील की कि बरसात के बाद जो है ठोस योजना बनाई जाएगी जिससे लोगों को बेहतर जगहों पर स्थानांतरित किया जा सके, वहाँ पर जो उनका विस्थापन हो सके और जो जगह खाली कराई गई हैं उनका मुआवजा भी दिया जा सके। तो लगातार इस तरीके की चीज़ें जो है की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग की बात की जाए, केदारनाथ धाम के आसपास यानी सोनप्रयाग और भीमबली के बीच की जो सड़क थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग फंसे थे। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया है। बाकायदा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। वैकल्पिक जो है मार्ग बनाते हुए उनको निकाला गया और लोगों से ये अपील की गई है कि लोग जब तक जो बारिश थमे ना तब तक जो है अपनी यात्रा ना करें। फिलहाल जो है रात की यात्रा से थोड़ा सा जो है बचने की कोशिश करें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। वहीं जो है मास्टर प्लान की बात की जाए तो मास्टर प्लान को लेकर शासन में बैठे हुए अधिकारियों को ठोस निर्णय लेना है कि जिले कैसे उसका इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि देखने में ये आता है कि शासन जो है खुद ही हिला हवाली कर जाता है, जिसके चलते जो है नीचे के अधिकारी भी उसको सख्ती से पालन नहीं करवा पाते हैं और खामियाजा जो है इस तरीके से भुगतना पड़ता है। जी भारत जी, दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों का अगर हम जिक्र करते हैं तो आपने सही कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आबादी तो बढ़ रही है और आबादी की अपनी एक ज़रूरत है। अब उसे और ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, तो एक बैलेंस बनाते हुए कैसे इसमें आप सुझाव देंगे कि भाई विकास भी हो, आबादी को आप समाहित भी करें, शहरों का विस्तार भी हो और इस तरह की आपदा से हम बचें भी? मेरा आपके विषय में यह मत है कि विकास और प्रकृति यदि साथ साथ चलें, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ, सहभागिता के साथ, तो बहुत ज्यादा हम बर्बादी से बच सकते हैं। लेकिन विकास कहाँ हो, विकास के लिए कौन सी भूमि चुनी जाए, आज देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग मेन रोड के किनारे जो हमारी प्राकृतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण जगह होती है उनको घेर लेते हैं। नदियों के कैचमेंट एरिया आपने पूरा अभी देखा ही कि सारा का सारा रेलवे की जमीन को वहां कब्जा कर लिया गया। आखिर जो बंजर भूमि है, जहां भूमि में कुछ पैदा नहीं हो पा रहा, तो जो टाउनशिप है वहां बसाई जानी चाहिए। और यदि टाउनशिप को हमारा बसाने का भी प्लान है तो हमने नोएडा को देखा कि नोएडा में कभी कहते थे कि वहां बाजरा भी पैदा नहीं होता, लेकिन आज नोएडा में कितने सुंदर सुंदर पीपल के पौधे वहां लगे हुए, प्लांटेशन हुआ है। तो यदि हम एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से किसी स्थान को चयन करते हुए और सरकार विकास के पैमानों पे उसको बसाने का काम करे और आबादी को वहां प्लांट करे, लेकिन प्रश्न फिर वही आता है कि 2 घंटे की बारिश के पश्चात 4 घंटे नाले क्यों बन जाती हैं सड़कें। उसका कारण ये है कि वो पानी अंतोगत्वा जाए कहाँ। जब जाने वाला स्थान हमारा सुरक्षित नहीं रहा, उसको भर दिया गया, तो हम सबके लिए विचारणीय है कि जो बारिश होगी आखिर उसका पानी जाएगा कहाँ। तो पानी को जाने की व्यवस्था का पहले सरकार को समाधान टाउन प्लानिंग का ही हिस्सा है और ये सवाल टाउन प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ है। और दिल्ली में तो 1976 में जो ड्रेनेज सिस्टम बना था वही अभी तक चल रहा है। तो ऋषभ शर्मा जुड़ गए हैं, टाउन प्लानर हैं। टाउन प्लानिंग शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि मुझे याद है आप हड़प्पा की तस्वीरों को हम देखते हैं तो उस वक्त की टाउन प्लानिंग भी बहुत अच्छी खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन आज हम क्यों ऐसे टाउन प्लानिंग में उलझे हुए हैं कि सिर्फ कागज़ों पर तो सब कुछ नज़र आता है, लेकिन देखते हैं कि 2 घंटे की बारिश, नाले का पानी सड़कों पर। तो किस तरह से टाउन प्लानिंग हो रही है ऋषभ? सर देखिए, एक तो सबसे पहले चीज कि जिस समय के हम ड्रेनेज प्लान को लेके चल रहे हैं वो 1976 का है, तो बट ऑब्वियस है उस समय की जो हमारी कैलकुलेशन रही है रिगार्डिंग रेनफॉल प्लस पॉपुलेशन प्लस मेरे जो कंक्रीट एरिया था जो मेन रोल प्ले करता है वो बहुत कम था। आज के टाइम में आप देखिए तो हमारा कंक्रीट एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ी है। सबसे एक सेकेंड चीज आती है हमारी इंक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन। अगर आप देखिए तो पूरा जो यमुना का जो भी फ्लड प्लेन है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखेंगे, डंप यार्ड बने हुए देखेंगे, आप फ्लाईओवर्स बने हुए देखेंगे, या फिर बेसिकली फ्लाईओवर्स के जो ब्रिज होते हैं वो बने हुए आप देखेंगे, और मैक्सिमम जगहों पे इलीगल कॉलोनीज बनी हुई हैं। तो ये जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है जिसका कि हमें गवर्नमेंट को बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है।
और कहीं ना कहीं हमें जो हमारा जो इन्होंने जो एमओयू साइन किया था आईआईटी दिल्ली के संग, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो कि इन्होंने 2011 में एमओयू साइन किया था, 2018 में उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी, और इनिशियली तो उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। बाद में अभी दोबारा से पीडब्ल्यूडी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है नोडल एजेंसी बना करके कि वो उस पर वर्क करें, लेकिन अभी तक वो बहुत स्लो तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और ना ही उस पर कोई अभी काम दिख रहा है। तो पानी नहीं, नाले का पानी जाएगा कहाँ है, जो सवाल भारत जी पूछ रहे हैं। आप ठीक है, टाउन प्लानिंग में, नए टाउन प्लानिंग में भी इतनी सारी आबादी, और फिर उसको नए सिरे से क्या बनाना होगा, सब कुछ नए सिरे से करना होगा, और वो फिर डंप कहाँ होगा? इसमें बेसिकली जो हमारे ड्रेन चैनल है, इसमें हमें डुअल ड्रेन चैनल लाना पड़ेगा। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग ड्रेन, सीवेज के लिए अलग चलता है, हमारा रेन वाटर के लिए अलग चलता है, और वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, दोनों की मिक्सिंग ना हो। भारत जी, ये जो अब ड्रेनेज सिस्टम में एक बारिश के पानी के लिए अलग और जो रेगुलर है उसके लिए अलग, ये एक उपाय अच्छा है? सर, उपाय ठीक भी है और ठीक भी नहीं है, दोनों इसके आयाम हैं। ठीक इसलिए है कि बारिश के पानी का संचयन हमें करना है। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, मैं इस शब्द के बहुत खिलाफ हूँ। ऋषभ भाई मेरे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे टाउन प्लानर हैं, देश की नामी हस्ती हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ड्रेनेज का मतलब होता है कि जो पानी आया उसको हमने कलेक्ट किए बिना उसको आगे डिस्चार्ज कर दिया, वो आगे निकल गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि मैं जहां रहता हूं वहां जो वर्षा का, प्रकृति का मुझे प्रसाद के रूप में जो जल मिला है, वो जल मेरे को संचित करना है। उसको संचित मैं किस माध्यम से कर सकता हूं? उसको मैं ड्रेनेज के माध्यम से नहीं कर सकता। उसको लिए मेरे पास छोटे तालाब हों, पोखर हों, बड़ी झील हों, बड़ी बड़ी इस प्रकार की चीजें हों। पहले कुएं होते थे, आज कुओं का कॉन्सेप्ट दिल्ली में भी बहुत सारी झीलें होती थी। कहीं जी, दिल्ली में भी बहुत सारी झीलें होती थी। मृगांक, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ गए वो झील? और अरविंद केजरीवाल तो कहते थे झीलों का शहर फिर से बनाएंगे हम। तो सारी चीजें देखिए, किसी सरकार पर दोषारोपण करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। मुझे लगा ओवर दी ईयर्स जो है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ। बलसवा झील हुआ करती थी, पुरानी झील हुआ करती थी, सूरज कोल्डे के पास एक झील है, ऐसी तमाम दिल्ली के चारों तरफ थी, और वो सिर्फ ये था कि वो एक रेजरवॉयर की तरह काम कर रही थी कि कभी किसी दिल्ली के अंदर पानी की अगर दिक्कत हो सकती है तो वहाँ से ये पानी का संचयन किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे वो झीलें छोटी होती गई, गायब होती गई और लुप्त हो गई किसी एक सरकार का, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ऑन दी लैंड इतना ज़्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ता गया ओवर दी ईयर्स। जब मैं आपसे बात करता हूं, मैं 27,000 किलोमीटर पर आपको बता रहा हूं कि डेंसिटी है दिल्ली का। ये मैं आपको 2011 का स्टेटिस के हिसाब से बता रहा हूं। आज 2024 चल रहा है, तो अमूमन मान के चलिए कि 10 साल के अंदर पॉपुलेशन लगभग 1.5 गुना हो गया होगा। उस हिसाब से कम ये 35 से 40 हजार का होगा। उस हिसाब से टाउन प्लानिंग नहीं किया गया। एक मसला आपको और बता दूं, बहुत साल पहले मैंने एक स्टडी किया था कि दिल्ली के अंदर जो फ्लाईओवर्स बने थे कॉमनवेल्थ के समय, उस समय मेरा रिपोर्ट नहीं है, मैंने केवल रिपोर्ट लिया था सीआरआर से, जो सेंट्रल रोड सेफ्टी है। एक भी जो फ्लाईओवर है, रोकेंगे। ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट। ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। क्लोजिंग कमेंट, हम चर्चा के आगे अब एक ठोस उपाय की ओर बात कर रहे हैं। सर, भारत सर से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें ड्रेनेज के साथ साथ उसके संचयन का भी, प्लस ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी चीजें एक पैरेलल प्रोसेस है। हम किसी भी पहलू पे इंडिविजुअली बात करके इस पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो मैंने ड्रेन की जो बात करी, वो भी एक हिस्सा रहेगा। प्लस हमारी जो जितनी भी मेरी वेटलैंड्स हैं उनको रिजुवेनेट करना, जितनी भी लेक्स हैं उनको रिजुवेनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर ये बात है कि हमें एक बार फिर से प्रकृति की तरफ लौटना होगा। प्रकृति से अगर हम प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं, तो प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्यार के रूप में आप कहें ऑक्सीजन या फिर फल सब्जियां, ये सब देती हैं। ये तबाही नहीं देगी। ये तबाही तभी मिलती है जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। आप देख रहे थे 5 की पड़ताल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे अभिषेक, सौरभ और मृगांक, आपका भी बहुत शुक्रिया।